महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय जयपुरा कटवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपके बीए थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दी थी। आज उसी सिलेबस से हम उसका जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण के कारण और इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम जानेंगे कि पुनर्जागरण ने यूरोप को किस तरह से प्रभावित किया और क्या वजह रही कि इसकी शुरुआत मध्य यूरोप में 14वीं-15वीं सदी से शुरू हुई। आइए सबसे पहले हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। यूरोप की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पुनर्जागरण का जो शुरुआत हुई उसके पीछे और उससे पहले यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से यूरोप को पुनर्जागरण की ओर अग्रसर होना पड़ा। प्राचीन समय में यूनान नामक एक छोटे से देश ने यूरोप में ही आता है, उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था और अपनी एक सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का उसने निर्माण किया था और पूरे यूरोपीय जगत में उसके एक पहचान बन गई थी। यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के नाम से अपनी राजनीतिक, सामाजिक एवं ज्ञान वैज्ञानिक पराकाष्ठाओं के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया, विशेषकर यूरोप को। परंतु धीरे धीरे यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का पतन हो गया। तत्पश्चात यूनानियों के पतन के पश्चात इटली में से रोमन साम्राज्य का उदय हुआ और रोमन साम्राज्य ने भी यूरोप में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी। इन्हीं रोमन शासकों ने यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होकर उनके बहुत सारे तत्वों को आत्मसात करते हुए, अपने अंदर समाहित करते हुए एक रोमन सभ्यता एवं संस्कृति का सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार से 4वीं सदी ईस्वी तक, जब तक कि रोमन साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, तब तक यूरोप में एक सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोष था। वहां हर तरह की वैचारिक भावना रखने वाले लोगों को स्थान दिया जाता था। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हुआ करती थी और उस महत्वाकांक्षाओं के बलबूते हुए अपने विचारों को तर्क के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आचार विचार करते रहते थे। परंतु 4वीं-5वीं सदी में जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, तत्पश्चात यूरोप में एक तरह से अंधकार छा गया। बताया जाता है अंधकार छा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह पूरा यूरोपियन कई वर्षों तक अंधकार में डूबा रहा। लगभग 4वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यूरोप का मध्यकाल का इतिहास एक तरह से अंधकार के रूप में जाना जाता है, डार्कनेस के रूप में। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जीवन संचालित नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि स्वतंत्र चिंतन तर्क का जो स्थान है, ये धार्मिक आडंबरों ने, सामंतवादियों ने, मैनर सिस्टम यानी कि जमींदारी व्यवस्था ने, जागीरदारी व्यवस्था ने जकड़ लिया था हम लोगों को। इससे लोगों का जो स्वतंत्र चिंतन था ना, वे स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से अपने ज्ञान का अर्जन नहीं कर पा रहे थे। उनके ज्ञान अर्जन में बहुत सारी बाधाएं बना दी गई थी, जिससे तत्कालीन समय में ये लोग अपना मानसिक विकास के माध्यम से जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे थे। इसी समय चूंकि रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो केंद्रीय सत्ता का भी अवसान हो गया। केंद्रीय
सत्ता का भी अवसान हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 4वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला रहा। ये तो सामंतवादियों की चलती थी, या फिर चर्च जो धर्माधिकारी लोग थे, पादरी वर्ग था, जो चर्च को अपना केंद्र मानकर प्रमुख स्थल था चर्च, उन्हीं के माध्यम से अपना शासन संचालन चलाया करते थे, जिसमें आम स्वतंत्रता की, मानववाद की, मानवता के प्रति उनकी जो भावना थी वह एक लोकतांत्रिक परिवेश के रूप में नहीं थी। उनको कई तरीकों से प्रतिबंधित किया जाता था। उनकी जो व्यक्तिगत आजादी है, स्वतंत्रता की जो भावना है, उनको खुलकर बोलने की आजादी तक उनको नहीं दी जाती थी। परंतु इसके पीछे कई कारण थे। इन वर्षों में जो अंधकार था यूरोप में, इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि शिक्षा का अभाव। जो सामंतवादी लोग थे वे शिक्षा का इतना महत्व नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनको डर था कि शिक्षा के माध्यम से लोगों में एक तरह से जागरूकता फैलेगी, और जागरूकता फैलने से हमारे जो अधिकार है ना, उनमें कटौती हो सकती है। तो सामंतवादी शुरू से ही आम जनता को शैक्षिक जो कार्य है उनसे उन्होंने दूर रखना शुरू कर दिया था। इसी तरह से जो धार्मिक वर्ग था, जिसमें पादरी वर्ग मुख्य था, वह धर्मशास्त्रों के स्वतंत्र चिंतन एवं बौद्धिक व्याख्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, और वे जनता को कहा करते थे, पब्लिक को कहा करते थे कि ये जीवन नश्वर है, और पारलौकिक जीवन को अच्छा पाने के लिए आपको कई तरह के काम करने पड़ेंगे, धार्मिक आडंबरों से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनमें तर्क वितर्क करने की उनकी भावना जाती रही। अगर कोई तर्क वितर्क करता था तो ये पादरी वर्ग उनको नास्तिक या फिर धर्मद्रोही घोषित करके उनको कठोरतम सजाएं दिया करते थे। इस वजह से भी लोगों की भावनाएं छुपी हुई थी। इसी तरह से यूरोप में, जब मैंने आपको बताया कि मैनर व्यवस्था यानी कि जागीर प्रथा के द्वारा भी लोगों को एक तरह से कई लोगों को जागीर व्यवस्था के द्वारा भी स्वतंत्र चिंतन की जो उनकी भावनाएं थी उनको दबाया जाता था। इसके माध्यम से जो किसान वर्ग था वे इनके अधीन रहकर काम किया करता था, और उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसी तरह से जो श्रमिक वर्ग था, उस समय बहुत सारे गिल्ड यानी कि व्यवसायिक श्रेणियां बनी हुई थी। वे उन गिल्ड अथवा व्यवसायिक श्रेणियों की पूर्व अनुमति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से 4वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के मध्य तक यूरोप में विभिन्न ऐसे कारण थे जिसकी वजह से लोगों के को स्वतंत्र चिंतन, तर्क वितर्क करने की आजादी नहीं थी भी बहुत कम लोग थे। अगर वे लोग भी धर्मशास्त्र या सामंतों के खिलाफ कुछ बोलते तो उनको कठोरतम सजाएं दी जाती थी। इस प्रकार से एक तरह से यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था वहां पर। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मध्य युग के अंतिम दशकों में यूरोप की जो ये परिस्थितियां जैसे जिसको मैंने आपको गिनाया आपके सामने, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब लोग जो मैनर सिस्टम था, जागीर प्रथा थी, उस सिस्टम को लोग तोड़ने लगे। धीरे धीरे लोग जो थे स्वतंत्र कृषक के रूप में अपने फार्म हाउस स्थापित करने लगे, और अपने व्यक्तिगत आधार पर बड़े बड़े फार्मों के माध्यम से खेती बाड़ी करने लगे, जिससे उनके पास धन दौलत भी आई, और उनके दूसरे लोगों से उनका विचारों का प्रदान भी आचार विचारों की जो भावनाएं दूसरे से मिलने भी लगी। इससे लोगों में सोचने समझने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनको दिनों दिन प्रेरणा मिलती रही। इसी तरह से जो यूनानी लैटिन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ है, जो सुविकसित सांस्कृतिक सभ्यता का उद्घोष करते थे, वह उनके माध्यम से जब ग्रंथों को पढ़ने लगे, उनके माध्यम से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए, और उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातों को जाना, और इसी आधार पर उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने के माध्यम से। और लोगों को कहा जाने लगा कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है वो पादरी लोग आपको
नहीं पहुंचा था, अब तक में नहीं पहुंचा था। इस प्रकार से लोगों में धार्मिक चिंतन की भावना भी जानने लगे और उसका तर्क करते हुए करने लगे। इससे लोगों में पुनर्जागरण की भावना का उदय हुआ। इसी तरह से अब लोग पारलौकिक जीवन के स्थान पर लौकिक जीवन में ही आनंद लेने की जो उनकी प्रकृति, आनंद लेने की जो इच्छा है वे जागने लगे और वे लौकिक जीवन को ही सब कुछ मानकर उसी को केंद्र में रखकर अपना जीवन यापन उन्होंने जीवन यापन जीना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण युग की शुरुआत के जो विभिन्न चरण थे वो मध्यकाल के कुछ दशकों पहले ही मिलने शुरू हो जाया करते हैं। उसी आधार पर विविध युग में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। आइए हम अब देखते हैं कि पुनर्जागरण का जो अर्थ है उसका मतलब क्या, पुनर्जागरण था क्या। वैसे पुनर्जागरण को कई अन्य नामों से भी जाने से अंग्रेजी में इसको रेनेसां बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसको नया जीवन, नया युग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। कुछ विद्वानों ने भी इसकी अपने तरीके से परिभाषित किया है, जैसे कि प्रोफेसर ल्यूकस का मानना है कि रेनेसां शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं सदी में प्रारंभ होकर 1610 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए। प्रोफेसर ल्यूकस का मानना है कि रेनेसां शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1610 ईस्वी तक यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। इसी तरह से इतिहासकार सिमोन ने भी पुनर्जागरण को परिभाषित किया है। सिमोन के अनुसार यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्यम युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। मध्यम युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। ये इतिहासकार सिमोन का मानना था कि अपनी परिभाषा थी। इसी तरह से प्रोफेसर डेविस ने भी लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वतंत्रता, प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता, प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है। पुनश्च हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में मानव के स्वतंत्र चिंतन, तर्क वितर्क करने की भावना उनमें उत्पन्न हुई। विभिन्न ज्ञान विज्ञान के लोगों को विभिन्न ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उन्होंने अन्वेषण खोजे की। इसी तरह से यूनानी रोमन लेखकों जो प्राचीन दार्शनिक थे उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और उनसे प्रेरित होकर एक तरह से उनमें मानववाद की जो भावना आई उसी को हम पुनर्जागरण के रूप में जान सकते हैं। इस प्रकार से मानव में तर्क चिंतन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानववाद के विकास को हम पुनर्जागरण कह सकते हैं, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से पुनर्जागरण के अर्थ के बाद हम जानते हैं पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं। हम कैसे पता करेंगे पुनर्जागरण कैसे हुआ? इसके पीछे कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि स्वतंत्र चिंतन, व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन। पुनर्जागरण के द्वारा व्यक्ति में एक तरह से स्वतंत्र चिंतन की भावना उत्पन्न हुई। अब वह स्वतंत्र होकर जो पहले के समय में वे धर्म शास्त्रों के धार्मिक जो लोग हैं उनके कहे हुए बातों में वो चला करता था, अब उसको छोड़कर वे स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करने लग गया, जिसके वजह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा और इसके माध्यम से उन्होंने ज्ञान विज्ञान की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। एक तरह से यही उसका स्वतंत्र चिंतन था। अब वह तर्क वितर्क करने के आधार पर अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी तरह से व्यक्ति में का स्वतंत्र विकास और व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास भी शुरू हो गया। चूंकि हम ये जानते हैं कि पुनर्जागरण से पहले मनुष्य जो स्वतंत्र व्यक्ति थे वे एक तरह से सामंतवादी मैनर सिस्टम आदि में जकड़े हुए थे। इसी तरह से पादरी वर्ग का भी उन पर वर्चस्व था। अब धीरे धीरे उन्होंने इन चीजों से छुटकारा पाकर अपना स्वतंत्र विकास करना शुरू कर दिया है। अपने स्तर पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनको विभिन्न कठिनाइयों से गुजरने के पश्चात भी कई ऐसे कार्य करने पड़े
जिसके परिणाम स्वरूप उनको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सफलताएं प्राप्त हुई। ज्ञान विज्ञान, इन्वेंशन, खोजें, अनुसंधान आदि के माध्यम से उन्होंने पुनर्जागरण की शुरुआत एक तरह से की। इसी तरीके से मानववाद, पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में मानववाद भी था। मानववाद का मतलब है कि मानव जीवन में रुचि लेना, मानव के व्यक्तित्व को जाहिर करना, मानव के लिए ही सारे काम करना, पारलौकिक जीवन के स्थान पर लौकिक जीवन को ही महत्व देना, यही मानववाद की विशेषताएं। पुनर्जागरण ने मानव को समझने की एक तरह से उनके सामने एक वस्तु को रखा और मानव ने उसको समझने के लिए समझा और उसी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का विकास करते हुए सारे लोगों को प्रभावित करते हुए अपना कार्य शुरू किया। तो मानववाद यानी कि मानव के लिए ही था और मानव के प्रति सोचने की उसकी बात जाएगी। इससे पहले वह धर्मशास्त्रों में बताए गए जो आडंबरपूर्ण बातें थी उन्हीं में चला करता था और मानव के प्रति उसका कोई भी ध्यान नहीं होता था। अपने बारे में कुछ न सोचकर धर्म ग्रंथों के आडंबरों में ही डूबा रहता था और पारलौकिक जीवन की ही कोई अच्छा बनाने की सोच करता, लेकिन लौकिक जीवन को सही करने की कोशिश नहीं करता था। अतः पुनर्जागरण ने लौकिक जीवन में आनंद लेने के लिए उसमें कई भावनाओं को जागृत किया, जिससे कि उनमें एक तरह से पुनर्जागरण करते हुए मानव का विकास हुआ। इसी तरह से एक अन्य विशेषता हम बात कर सकते हैं मातृभाषाओं का विकास। पहले जो पुनर्जागरण से पहले यूरोप में जो विशेषकर जो धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे वे ज्यादातर लैटिन भाषा में ही थे और जो विभिन्न ग्रंथ लिखे जाते थे लैटिन भाषा में हुआ करते थे। लैटिन भाषा क्योंकि यूरोप की आम बोलचाल की भाषा तो नहीं थी, लेकिन पुनर्जागरण के कारण देशी भाषाओं का विकास हुआ, मातृभाषाओं का विकास हुआ। जैसे कि फ्रेंच में भी ग्रंथ लिखे जाने लगे, इंग्लिश में भी ग्रंथ लिखे जाने लगे, जर्मनी में ग्रंथ लिखे जाने लगे। इसी तरह बहुत सारी जो देशी मातृभाषाएं उनको महत्व मिलना शुरू हो गया और उन्हीं में विभिन्न ग्रंथ लिखे जाने लगे, जिससे कि आम जनता तक वे बातें पहुंच सके जो लेखक उनको बताना चाहता हो। क्योंकि पहले जो लैटिन आदि भाषाएं थी वे आम लोगों की समझ में नहीं आती थी, उनको वहां से दूर रखा जाता था या उनको अध्ययन का उनको उन भाषाओं का अध्ययन बहुत ही कम लोग कर पाते थे। तो मातृभाषाओं का भी उन पर प्रभाव एक विशेषता थी जो मातृभाषाओं का विकास भी पुनर्जागरण के लिए। इसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पुनर्जागरण के कारण व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब उन्होंने खोजे, अनुसंधान, अन्वेषण, निरीक्षण आदि के माध्यम से अपने कार्यों को सत्य सिद्ध करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की अनेक विशेषताएं थी, जिसके माध्यम से मनुष्य ने अपना विकास किया और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र चिंतन, तर्क वितर्क करने का आह्वान किया, एक तरह से निर्देश दिया कि आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी फायदा लाभ होगा। इस प्रकार से हम पुनर्जागरण की विशेषताओं की चर्चा के बाद देखेंगे पुनर्जागरण के कारण। अब यूरोप में ऐसे क्या कारण हुए कि वहां पर पुनर्जागरण शुरू हुआ, रेनेसां की शुरुआत हुई। तो इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि कई सालों से कई वर्षों तक तो एक तरह से वे अपने ही जीवन में व्यतीत थे, विश्व से कटे हुए थे, इतना जान पहचान में नहीं। आप अपने ही समाज के धर्म ग्रंथों के धार्मिक वर्ग के ही और सामान्यवाद के इशारों पे काम किया करते थे। उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने विचार खोलकर बोल सके। परंतु ऐसे क्या कारण हुए जिसने पुनर्जागरण के शुरुआत की शुरुआत करने का काम किया। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कारण आता है धर्म युद्ध। कौन सा? धर्म युद्ध। इसको बोलेंगे क्रूसेड। पुनर्जागरण की शुरुआत होने का एक प्रमुख कारण था धर्म युद्ध या क्रूसेड। ईसाइयों के जो पवित्र धर्म स्थल है जेरूसलम, उसको लेकर ईसाइयों और मुसलमानों, विशेषकर सल्जुक तुर्कों के मध्य 200 वर्षों तक लगभग 200 वर्षों तक
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारे जब ईसाई लोग धर्म युद्ध के लिए निकले तो पूर्वी देशों के संपर्क में आए, वहां के ज्ञान विज्ञान को उनको जाना, वहां के लोगों को उनको जाना, अरब लोगों से, तुर्कों से उनके संघर्ष हुए तो उन्होंने उनसे बहुत सारी बातों का जाना, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य के संपर्क में भी आए, जिसकी राजधानी बाइजेंटाइन थी, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी। इसी तरह से उन्होंने तुर्कों और अन्य मुस्लिम जो मुसलमानों थे उनसे बहुत सारी बातों को सीखा। वे सारी बातें वे यूरोप जाकर करते थे तो उनको एक अलग ही भावना नजर आती थी और उनमें भी कुछ कर गुजरने की क्या होती थी, कर गुजरने करने की उनके मन में भावनाएं आती थी कि हम भी उनकी तरह क्यों न स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। इसी तरह से एक और इसी में हम देखते हैं कि जो ईसाइयों मुसलमानों के बाद धर्म लड़ा गया उसमें ईसाइयों की पराजय हुई थी। इस पराजय की वजह से पोप की जो प्रतिष्ठा थी, ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु है उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। पहले तो ये कहा जाता था कि पोप के रहते हुए हम हार नहीं सकते, लेकिन जब पराजित हुए तो पोप की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और पोप के स्तर में भी गिरावट आई। इससे लोगों में भी उनके प्रति आवेश, थोड़ा उनके प्रति अट्रैक्शन कम हुआ और लोगों ने अपने स्वतंत्र भावनाएं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनको प्रेरणा भी मिलना शुरू हो गया। जब वे पूर्वी देशों के संपर्क में आए तो वहां के लोगों से तर्क वितर्क करना, तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति और वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी हुई। अरस्तु, प्लेटो के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, जो यूनानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, अरबों के माध्यम से प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि क्रूसेड या धर्मयुद्धों ने भी पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटना का काम किया, जिससे यूरोपियनों में कुछ कर गुजरने की भावना जागृत हुई और स्वतंत्र चिंतन तर्क वितर्क करने की उनमें भावनाएं आई कि आधुनिक जो वैज्ञानिक जो परंपराएं उनके साथ चलकर ही हम कुछ विकास कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे दूसरा कंपोनेंट लिखे हुए है व्यापार का विकास। व्यापार वाणिज्य ने भी पुनर्जागरण के लिए जगह स्थापित की, यूरोप में पुनर्जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया व्यापार वाणिज्य के का जो विकास और आर्थिक समृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा पुनर्जागरण के लिए। इससे पहले जो व्यापार वाणिज्य का जो स्वरूप था वह ज्यादातर जो धन दौलत थी वो सामंतों के पास थी या फिर चर्च के अधीन हुआ करती थी। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनको क्या नहीं करते थे, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आम जनता को इजाजत नहीं दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाना शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से लोगों में के पास काफी धन दौलत